हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा और ये प्रश्न आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, पीजीटी एग्जाम के लिए मिल जाएगा, बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी के लिए भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, राजस्थान व मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट। साथ ही अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपका एचयू का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही इसका एचयू का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट 10 रहने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही अगर आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो एचयू की तैयारी कर रहे होंगे, उनको बता दिया जाए एचयू के लिए क्लासेस भी हो रही हैं। ये मंडे टू सैटरडे चलती हैं दोपहर 1 बजे। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं एचयू की, उनका फोल्डर एचयू के नाम से बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जब उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी क्लासेस एचयू की मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और आप बात करते हैं समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित है। समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी आप पेपर देख ले, पीवाईक्यूज देख ले, उसमें ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनका वेटेज ज़्यादा रहता है, प्रश्नों की संख्या इनसे ज़्यादा रहती है, तो इनके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही वन लाइनर के भी नोट्स मिल जाएंगे जो कि रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के नोट्स चाहते हैं तो थिंकर्स के भी मिल जाएंगे। और साथ ही याद रखें, इसमें पाश्चात्य समाजशास्त्रीय विचारक के साथ ही यहाँ पर आपको जो इंडियन थिंकर्स है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीपीजीटी, ठीक है, बहुत से बच्चे यूपीपीजीटी का इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का, तो ये आपकी जो विज्ञापन इसका जारी होना है ये आपका जुलाई लास्ट या फिर आपको अगस्त फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। इसके भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें आपका यूपीपीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर आप नीचे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, एक अस्थायी अनुमान या प्रस्तावना जिसे जांचा जाना बाकी है कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सिद्धांत, परिकल्पना, तथ्य, अवधारणा। एक अस्थायी अनुमान या प्रस्तावना जिसे जांचा जाना बाकी है उसको क्या कहा जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा बताएं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा। सही यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी। ठीक है, हाइपोथेसिस होगा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काम चलाऊ समानीकरण है जिसकी सत्यता की जांच बाकी है। यह स्टेटमेंट किसका है, ये तर्क किसके द्वारा दिया गया था, लुंडबर्ग के द्वारा। ठीक है, लुंडबर्ग ने ये कॉन्सेप्ट दिया, मतलब कि ये इनका स्टेटमेंट है, ये तर्क है लुंडबर्ग का। काम चलाऊ परिकल्पना, काम चलाऊ समानीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। उस दूसरा यहाँ पर आपको बताया गया कि परिकल्पना एक अस्थायी कथन है जिसकी वैधता अज्ञात है। यह किसके द्वारा कहा गया है, तो ए जे ब्लैक व डीन जे चैंपियन है।
इनका नाम, ठीक है, इनके द्वारा ये बात की गई है। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये फैक्ट्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए जनगणना किस प्रकार के डेटा का उदाहरण है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, गुणात्मक है या फिर प्रायोगिक है। जनगणना किस प्रकार के डेटा का उदाहरण है, तो ये किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा, ऑप्शन बी द्वितीयक डेटा, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य क्या है, ऑप्शन देखिए, विकल्प ए क्या कह रहा है, शोधकर्ता के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होना, बी कह रहा है शोधकर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं को शामिल करना, सी कह रहा है केवल गुणात्मक तरीकों का उपयोग करना, डी कह रहा है नैतिक मूल्यों पर आधारित होना। वस्तुनिष्ठता का क्या तात्पर्य है, ऑब्जेक्टिविटी को कौन सा विकल्प सही तरह से परिभाषित कर रहा है, शोधकर्ता के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होना, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अंतर्वस्तु विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है, यह मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है, देखिए ऑप्शंस हैं, भौतिक संरचनाएं, संचार और मीडिया सामग्री, जनजातीय अनुष्ठान या फिर जनसंख्या सांख्यिकी। अंतर्वस्तु विश्लेषण मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है, यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर संचार और मीडिया सामग्री हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए पायलट स्टडी किसे कहते हैं, ऑप्शन देखिए, मुख्य शोध के बाद किया गया अध्ययन, मुख्य शोध से पहले छोटे पैमाने पर किया गया प्रारंभिक अध्ययन, हवाई सर्वेक्षण या फिर केवल सांख्यिकी पर आधारित अध्ययन। पायलट स्टडी किसे कहा जाता है, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा मुख्य शोध से पहले छोटे पैमाने पर किया गया प्रारंभिक अध्ययन, विकल्प बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं प्राथमिक समूह जो प्राइमरी ग्रुप है यह कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, समनर है, कूले है, मर्टन है, जॉर्ज सिमिल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, प्राथमिक समूह का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये कूले के द्वारा दी गई है। अच्छा, कूले ने किस पुस्तक में दिया है, बुक का नाम क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी बुक का नाम है। अच्छा, ये बुक कब आती है, 1909 में आती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी। किसे कहा है, कूले ने। तो कूले कहते हैं व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का संबंध, आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध व सहयोग पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को इन्होंने प्राइमरी ग्रुप कहा था, यानी कि प्राथमिक समूह कहा था। ठीक है, किस पुस्तक में दिया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि 1909 में आती है। ये बुक भी एग्जाम्स में पूछी जाती है और इस तरह से अब तो ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोई कॉन्सेप्ट है तो उन्होंने किस पुस्तक में दिया है, या फिर कोई स्टेटमेंट है तो वो किस बुक में दिया गया है समाजशास्त्र के द्वारा। अब इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। और प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण इन्होंने बताए थे, परिवार बताया है, पड़ोस बताया है और मित्र मंडली बताया है। ठीक है, मित्र मंडली, ये 3 उदाहरण हैं प्राथमिक समूह के, प्राइमरी ग्रुप के। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। समनर की बात की जाए, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, इन ग्रुप प्लस आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अंतः समूह और बाह्य समूह का कॉन्सेप्ट है, ये इनके द्वारा दिया गया है, समनर के द्वारा। वहीं पर अगर हम सिमेल की बात कर ले, ठीक है, इन्होंने 3 तरह के प्रकार बताए थे। ठीक है, समूह के, एकल समूह है, द्वैध समूह है और त्रैत समूह है। ये 3 प्रकार सिमिल के द्वारा बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया। कूले हैं, समनर है, पार्क है, टॉनीज यहाँ पर दिए गए हैं। तो अभी आपको बताया गया इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका है, समनर का है। ठीक है, इनसे संबंधित इनकी पुस्तक है फोकवेज, और इन्होंने संस्था की भी बात की है, संस्था के विकास या संस्था के उद्विकास की। ठीक है, नृजाति केंद्रवाद, नृजाति केंद्रवाद का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्स में काफी इनका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। जेमिनशैफ्ट एंड जसलशैफ्ट का कॉन्सेप्ट किसका है, मैक्स वेबर, टॉनीज, दुर्खीम, जॉर्ज सिमेल, यहाँ पर ऑप्शंस है। जेमिनशैफ्ट एंड जसलशैफ्ट किसका कॉन्सेप्ट है, किसके द्वारा दिया गया है,
टोनीज के द्वारा, ठीक है, टोनीज के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये विकल्प बी हो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रदत्त प्रस्तुति व अर्जित प्रस्तुति के बीच अंतर किसने किया। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे। देखिए प्रश्न अगर पूछा जाए, सर्वप्रथम प्रस्तुति की बात किसने की थी, सर्वप्रथम प्रस्तुति की बात की, एक प्रश्न ये पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका प्रश्न एक पूछा जाता है, सर्वप्रथम प्रस्तुति व भूमिका, ठीक है, इसकी बात किसने की, या डायरेक्टली आपका पूछ लिया जाएगा प्रस्तुति व भूमिका का व्यवस्थित अध्ययन, ठीक है, व्यवस्थित अध्ययन पूछ लिया जाए, या ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, इस तरह से पूछ लिया जाए। देखिए सबसे पहले प्रस्तुति की बात किसके द्वारा की गई थी, मैक्स वेबर के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा की गई थी। सबसे पहले प्रस्तुति व भूमिका की बात, स्टेटस एंड रोल की बात किसने की थी, रॉल्फ लिंटन ने, किसने की थी, रॉल्फ लिंटन ने की थी। प्रस्तुति व भूमिका का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया, इस तरह से पूछा जाए तब भी नाम आएगा रॉल्फ लिंटन, ठीक है। और इसका स्टेटस एंड रोल का वर्णन लिंटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है, द स्टडी ऑफ मैन में, द स्टडी ऑफ मैन में किया है, द स्टडी ऑफ मैन में किया है। और ये जो पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन, ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन, ये कब आती है आपके 1936 में आती है। इन्होंने प्रस्तुति के दो प्रकार भी बताए थे, ठीक है, प्रस्तुति के दो प्रकार भी बताए थे, प्रदत्त प्रस्तुति है और दूसरा अर्जित प्रस्तुति है। प्रदत्त प्रस्तुति और दूसरा क्या हो जाएगा, अर्जित प्रस्तुति। प्रदत्त प्रस्तुति की बात की जाए जो व्यक्ति को जन्म से मिलता है, ठीक है, जाति हो गया, जेंडर हो गया, जाति लिंग हो जाएगा। अर्जित प्रस्तुति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, है ना, पुलिस हो गया, तो ये सभी व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त कर रहा है। ये दो तरह की प्रस्तुति के प्रकार किसने बताया, रॉल्फ लिंटन ने बताया। अच्छा, इन दोनों में अंतर अगर पूछ लिया जाए कि अंतर किसने किया, तब भी नाम आएगा रॉल्फ लिंटन का, ठीक है, तब भी नाम किसका आएगा, रॉल्फ लिंटन का। एक रोल से रिलेटेड देखिए, अगर पूछ लिया जाए प्रस्तुति क्या है, स्टेटस क्या है, ठीक है, प्रस्तुति क्या है, तो व्यक्ति का समाज में पद, ठीक है, व्यक्ति का समाज में जो पद है वो ही उसका स्टेटस कहलाता है। भूमिका पूछ लिया जाए, रोल क्या है, रोल क्या है, भूमिका किसे कहेंगे, पद से संबंधित कार्य, ठीक है, पद से संबंधित जो कार्य व्यक्ति करता है उसे हम क्या कहेंगे, रोल कहेंगे, भूमिका हम कहेंगे, ठीक है। और भूमिका की सर्वप्रथम बात किसने की है, सर्वप्रथम भूमिका का वर्णन किसने किया है, तो नाम आपको याद आना चाहिए, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सबसे पहले रोल की बात की थी, ठीक है। इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। यहाँ पर अंतर पूछा गया है तो यहाँ पर क्या होगा, रॉल्फ लिंटन होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का हिस्सा नहीं है, कल्चर का पार्ट नहीं है। भाषा है, मूल्य और मानदंड दिया गया है, प्राकृतिक भौगोलिक पहाड़ है, तकनीकी यहाँ पर दिया गया है। संस्कृति का भाग नहीं है कल्चर। देखिए संस्कृति के प्रकार, संस्कृति के प्रकार भौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, ठीक है, अभौतिक संस्कृति, वैल्यू नॉर्म्स ये जो आएंगे अभौतिक में आएंगे, ठीक है। और ये जो दो टाइप्स हैं वो किसके द्वारा बताए गए हैं, ऑकबर्न के द्वारा, ऑकबर्न के द्वारा बताए गए। किस पुस्तक में ऑकबर्न ने बताया है, सोशल चेंज में, 1922 में बुक आती है। ये पूछी जाती है कि बुक किसकी है, सोशल चेंज ऑकबर्न की है, 1922 में आती है। इस बुक में इन्होंने संस्कृति के दो प्रकार भौतिक अभौतिक बताया और सांस्कृतिक विलंबना का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा भी ऑकबर्न द्वारा दी गई है। यहाँ पर पार्ट नहीं है कल्चर का, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए भाषा, मूल्य, मानदंड और तकनीकी आएगा। तकनीकी आपका भौतिक कल्चर में आ जाएगा। प्राकृतिक और भौगोलिक पहाड़ ये नहीं आएगा, ठीक है। प्राकृतिक और जो भौगोलिक पहाड़ है यह आपका नहीं आएगा। ये क्या है, प्रकृति निर्मित है,
ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक विलंबना, अभी आपको बताया गया सांस्कृतिक विलंबना का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, ऑकबर्न के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस पुस्तक में दिया है, सोशल चेंज में, सोशल चेंज में दिया गया है। कब आती है, 1922 में, 1922 में यह इनकी पुस्तक आती है। आगे चलते हैं, देखते हैं एथनोसेंट्रिज्म यानी कि स्वजाति केंद्रिता का क्या अर्थ है। देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है, अन्य अन्य संस्कृतियों का सम्मान करना। बी कह रहा है अपनी संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ मानना। सी कह रहा है सभी संस्कृतियों को समान समझना। डी कह रहा है संस्कृति विहीन होना। एथनोसेंट्रिज्म, अच्छा एथनोसेंट्रिज्म या जिसे हम स्वजाति केंद्रिता या नृजाति केंद्रिता कहते हैं, ये अवधारणा किसकी है, समनर की है। इसमें क्या होता है, अपनी संस्कृति को व्यक्ति दूसरी संस्कृति से बेहतर समझता है। यहाँ पर आपका जो सही होगा वो विकल्प बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए विवाह बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है या किसका कहना है, के एम कपाड़िया, लूसी मेयर, मार्टिन लूथर, WHR रिवर्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट क्या होगा, कपाड़िया ने क्या कहा था, विवाह धार्मिक संस्कार है। ठीक है, विवाह को क्या कहा गया था, विवाह क्या है, धार्मिक संस्कार है। विवाह को धार्मिक संस्कार किसने कहा था, कपाड़िया ने कहा था। और विवाह बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है, यह बात किसके द्वारा की गई है, मार्टिन लूथर के द्वारा की गई है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, वॉइस आ रही है ना, एक सेकेंड, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक विवाह या फिर समूह विवाह। एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह कर रहा है, यानी कि एक पुरुष के अधिक क्या होंगी, पत्नियां होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपत्नी विवाह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कास्ट क्लास एंड पावर, यह किसकी पुस्तक है, एम एन श्रीनिवास, आंद्रे बेते, GS गुरिये, ड्यूमो यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सामाजिक स्त्रीकरण का, सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत, या जिसे हम कहते हैं बहुआयामी सिद्धांत। ठीक है, एक सेकंड, सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, त्रिआयामी या सिद्धांत या हम कहें बहुआयामी सिद्धांत किसका आता है, वेबर का, मैक्स वेबर ने दिया है। 3 आयाम इन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन के बताए, एक इन्होंने बताया आर्थिक, दूसरा इन्होंने बताया है सामाजिक, और तीसरा इन्होंने राजनीतिक बताया है। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बताया है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इनके स्ट्रैटिफिकेशन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, इनके मैक्स वेबर के सामाजिक स्त्रीकरण के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था, प्रयोग किसके द्वारा किया गया, आंद्रे बेते। ठीक है, आंद्रे बेते ने किया था। और इन्होंने जो बताए हैं सामाजिक स्त्रीकरण के, वो आधार कौन से बताए हैं आंद्रे बेते ने, सामाजिक स्त्रीकरण के आधार आंद्रे बेते ने कौन से बताए हैं, एक जाति को बताया, दूसरा वर्ग को बताया, तीसरा शक्ति को बताया, पावर को बताया। कास्ट क्लास एंड पावर, ये इनकी पुस्तक है आंद्रे बेते की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए डायरेक्टली प्रश्न बनता है, स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, आंसर है आपका मैक्स वेबर। ठीक है, 3 आयाम कौन कौन से हैं ये भी बताने को आता है, या इनमें से कौन सा नहीं है, किसकी बात वेबर ने की है या किसकी नहीं की है, इस तरह से भी प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है मैक्स वेबर के त्रिआयामी सिद्धांत का किसने प्रयोग किया, ये बन जाता है आंद्रे बेते ने किया था। आंद्रे बेते ने सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत दिया था, उसके आधार कौन कौन से बताए थे, ये भी प्रश्न बनता है। और एक इनकी डायरेक्टली पुस्तक से भी बनता है प्रश्न। ठीक है, इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, बी आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जिन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन से श्रीनिवास, GS घुरिये, DP मुखर्जी, AR देसाई। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। यहाँ पर आपका राइट आंसर घुरिये हो जाएगा। ठीक है, घुरिये ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1952 में की थी, जिससे सोशियोलॉजिकल बुलेटिन ये मैगजीन निकलती है। इसके अलावा भारतीय विद्या शास्त्री उपागम का भी इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय विद्या शास्त्री उपागम का प्रयोग भी घुरिये के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाएं किसने दी? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, एन.के. बोस यहाँ पर ऑप्शन है। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण ये अवधारणाएं किसकी हैं? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। श्रीनिवास की बुक्स भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक इनकी पुस्तक है रिलीजन रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगी। अब ये कब आती है? 1952 में आती है। ठीक है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 में आती है। इसमें इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी पुस्तक की, तो एक पुस्तक इनकी है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये एक इनकी पुस्तक है। ठीक है, ये एक इनकी पुस्तक हो जाएगी द रिमेम्बर्ड विलेज। ठीक है, द रिमेम्बर्ड विलेज ये भी इनकी पुस्तक हो जाएगी। एक डोमिनेंट है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस। ठीक है, ये भी हो जाएगी इनकी पुस्तकें। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। विलेज एक याद रखें, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड। ठीक है, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड ये भी इनकी हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेम्बर्ड विलेज, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड। ठीक है, ये सारी बुक्स इनकी है। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षीकरण, ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण की भी अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। वोट बैंक का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है। वोट बैंक की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। प्रभुत्व जाति, ठीक है, प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। फैलाव की अवधारणा भी इनकी है। ठीक है, फैलाव की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, अवधारणाएं, ये श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। होमो हेरारिकिस नामक पुस्तक किसने लिखी, जो भारतीय जाति व्यवस्था पर आधारित है? यहाँ पर आप सभी जानते हैं पुस्तक किसकी है, ड्यूमो कहते हैं भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मैकिम मेरेट देख रहे हैं तो इन्होंने सार्वभौमिकरण, ठीक है, सार्वभौमिकरण व स्थानीयकरण की अवधारणा दी है। सार्वभौमिकरण व स्थानीयकरण का जो कॉन्सेप्ट है ये मैकिम मेरेट के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए द्वंदात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किसने किया? जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई और डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे यहाँ पर हैं ऑप्शंस। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए द्वंदात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किसने किया है?
ए आर देसाई, डीपी मुखर्जी, ए आर देसाई, डीपी मुखर्जी होगा। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? लीला दुबे, इरावती कार्वे, नीरा देसाई, शर्मिला रेगे, यहाँ पर ऑप्शन है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यहाँ पर आपका सही क्या होगा? किसकी है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इरावती कार्वे। ठीक है, इरावती कार्वे होगा। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1953 में ये इनकी पुस्तक आती है। इसके अलावा हिंदू सोसाइटी, ठीक है, हिंदू सोसाइटी भी इनके द्वारा बुक लिखी गई है, जो कि 1961 में आती है हिंदू सोसाइटी। और इस पुस्तक में इन्होंने जाति की बात की थी। ठीक है, जाति की बात की थी। इसकी दो विशेषताएं ये बताती हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने परंपरागत व्यवसाय को बताया है, परंपरागत व्यवसाय, और दूसरा इन्होंने अंतर विवाह को बताया है। ठीक है, अंतर विवाह को बताया। ये दो मुख्य विशेषताएं इन्होंने अपनी इस पुस्तक में हिंदू सोसाइटी में जाति से संबंधित बताई है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर इशेज, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, बी आर अम्बेडकर, आंध्र बेते, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसकी पुस्तक हो जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस कब आती है? 1962 में आती है। अभी आपको बताएगी किसकी है, श्रीनिवास की पुस्तक है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एलिनेशन ऑफ कास्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये किसकी है? अंबेडकर जी की है। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि सार्वभौमिकरण की बात हो रही है, और स्थानीकरण इसी क्लास में आपको बताया गया है। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? मैकिम मेरठ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मैकिम मेरठ का अध्ययन कहाँ पर रहा है? किशनगढ़ी पर अध्ययन रहा है, और इन्होंने सार्वभौमिकरण और स्थानीकरण की अवधारणा दी थी। और ध्यान रखिए, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लघु व दीर्घ परंपराओं की अंतरक्रिया को समझने के लिए किसने सार्वभौमिकरण व स्थानीकरण की अवधारणा दी? स्टेटमेंट बनाकर दे देंगे, और इस तरह से आपको मतलब कि कॉन्सेप्ट या की वर्ड्स है जिन्हें पकड़ना है। ठीक है, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है किस संदर्भ में उन्होंने सार्वभौमिकरण और स्थानीकरण की अवधारणा दी? तो लघु व दीर्घ परंपरा की अंतरक्रिया को समझने के लिए उन्होंने सार्वभौमिकरण व स्थानीकरण की अवधारणा दी थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। द इंडियन साधुस पुस्तक के लेखक कौन है? एन.के. बोस, जी.एस. घुरिये, डीपी मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा, यहाँ पर ऑप्शन है। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? द इंडियन साधुस, द इंडियन साधुस किसकी है? यहाँ पर आपका राइट आंसर जीएस घुरिये हो जाएगा। ठीक है, जीएस घुरिये हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। कब आती है? 1953 में आती है। इसके अलावा एक आप याद रखिए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ठीक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये हो जाएगी पुस्तक 1932 में आती है। ठीक है, इनकी पुस्तक है। कल्चर एंड सोसाइटी भी है, कल्चर एंड सोसाइटी, ये 1951 में आती है इनकी पुस्तक। एक पुस्तक है फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। ठीक है, 1955 में आती है। 1955 में गॉड्स एंड मैन, ये हो जाएगी आपकी पुस्तकें। किसकी आपको बताई गई हैं? घुरिये की बताई गई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनिवास है, योगेंद्र सिंह है, और एस.सी. दुबे और ए.आर. देसाई यहाँ पर दिए गए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी हो जाएगी? काफी बार एग्जाम्स में ये पुस्तकें पूछी गई हैं। बताएं।
आंसर करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगेंद्र सिंह, ठीक है। योगेंद्र सिंह हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंडियन जो सोशियोलॉजी बुक बताई गई है ये भी योगेंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया ये भी आपके योगेंद्र सिंह की है। सोशल चेंज इन इंडिया ये भी पुस्तक आपकी योगेंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।